नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं रोहित टून, जहां हर दिन मिलेगी आपको एक नई मजेदार और सीख से भरी कहानी। ये क्या किया माँ जी? 2 कप तक नहीं संभाले गए आपसे, कर दिया ना नुकसान। मैं तो तंग आ गई हूँ आपसे। सावित्री देवी को आज फिर अपनी बहू कविता से डांट सुननी पड़ी। ये पहली बार नहीं था जब उनके साथ ऐसा हो रहा था। आए दिन उन्हें अपनी बहू के ताने सुनने पड़ते थे। पति के गुजरने के बाद सावित्री देवी ने बड़ी ही कठिनाई से अपने बेटे रवि का पालन पोषण किया था। खुद हमेशा गरीबी में रही थी, मगर रवि को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी थी। उसका दाखिला शहर के सबसे अच्छे स्कूल में करवाया था। स्कूल के बाद रवि को कॉलेज भेजना उनके बस के बाहर की बात थी, मगर फिर भी उन्होंने रवि का दाखिला कॉलेज में करवाया था। उसकी फीस भरने के चक्कर में दिन रात काम करते करते वो समय से पहले ही बूढ़ी हो चली थी। उस दिन जब रवि का कॉलेज खत्म हुआ तब की बात है। माँ, आज मेरा कॉलेज खत्म हुआ और मुझे शहर की एक बड़ी कंपनी में बढ़िया नौकरी भी मिल गई है। मुझे आशीर्वाद दो माँ। झुक झुक जियो मेरे बेटे, भगवान मेरे बच्चे को दुनिया की सारी खुशियां दे। एक बात और कहनी थी माँ। बोलो बेटे। कल से तुम्हारा काम करना बंद। कल से मेरी माँ घर में आराम करेगी। तेरा ये बेटा अब खुद कमा कर लाएगा और अपनी माँ को वो सारी खुशियां देगा जो वक्त ने तुमसे छीन ली थी माँ। और ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। रवि जेब से एक पैकेट निकालकर अपनी माँ को देता है। सावित्री उसे खोलकर देखती है। उस पैकेट में उसके कंगन होते हैं जो 2 साल पहले रवि की एग्जाम फीस भरने के लिए उन्होंने गिरवी रखे थे। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन ये तू कैसे लाया बेटे? मैंने कुछ पैसे बचाए थे माँ, उसी से लाया हूं। बाकी के पैसे पहली सैलरी मिलते ही दे दूंगा। सावित्री देवी खुशी से रवि का माथा चूम लेती हैं। उस दिन से सावित्री का जीवन सुख से व्यतीत होने लगता है, लेकिन ये खुशी बस थोड़े दिनों की मेहमान थी। सावित्री देवी रवि की शादी करवाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपनी पसंद की एक लड़की भी देख रखी थी। एक दिन सुबह रवि नाश्ता कर रहा था तब, बेटा, बहुत दिनों से तुझसे एक बात कहना चाह रही थी। बोलो माँ। बस यही कि अब घर में एक बहू आ जाए तो मेरी ये इच्छा भी पूरी हो जाए। मैंने तेरे लिए एक लड़की भी देख रखी है। लड़की तो मैंने भी देख रखी है, बस तुम्हें पसंद आ जाए माँ। सच? दिखा तो जरा कैसी है लड़की। रवि अपने फोन में लड़की की तस्वीर दिखाता है। लड़की सावित्री को उतनी पसंद नहीं आती है, मगर बेटे की खुशी के लिए वो हाँ कर देती है। वो लड़की कविता ही थी। वो रवि के ऑफिस में ही काम करती थी। फिर रवि की शादी हो जाती है और कविता बहू बनकर उनके घर आ जाती है। पहले कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहता है, फिर धीरे धीरे कविता अपना असली रंग दिखाना शुरू करती है। मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। पहले ऑफिस से आओ, फिर 3 जनों का खाना बनाओ। यही सब करना था तो एक नौकरानी ले आते, मेरी क्या जरूरत थी। ऊपर से तुम्हारी माँ का ध्यान भी मुझे ही रखना पड़ता है। तुम्हें पता भी है कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है तुम्हारी गवार माँ की वजह से मुझे अपने दोस्तों के सामने। खबरदार, जो मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो रहो अपनी माँ के पल्लू से बंधकर, मुझसे नहीं होगा इतना सारा काम। तभी वहां सावित्री देवी भी आ जाती है। कविता की आखिरी बात भी उनके कानों में पड़ जाती है। अरे बहू, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? अगर काम ज्यादा है तो मुझसे कहा कर, मैं तो वैसे भी दिन भर खाली बैठी रहती हूँ। माँ, मगर सावित्री ने रवि को चुप करा दिया। उस दिन से कविता घर का सारा काम सावित्री देवी से करवाने लगी। मदद का तो बहाना था। कविता झाड़ू, पोछा, बर्तन और कपड़े भी सावित्री से धुलवाती थी। घर की शांति भंग ना हो इसलिए सावित्री भी सारा काम चुपचाप कर दिया करती थी। लेकिन बूढ़ी और कमजोर होने के कारण उससे अक्सर गलती हो जाया करती थी और कविता को बखेड़ा खड़ा करने का मौका मिल जाता और वो पहले सावित्री को जी भर कोसती, फिर रवि से जाकर उसकी चुगली भी करती थी।
आज भी सावित्री के हाथों कब टूट जाने की वजह से कविता उसे ताने दे रही थी। रवि बेटा, बड़े दिनों की इच्छा है कि बद्रीनाथ के दर्शन कराऊं। कौन जाने कितनी जिंदगी बची है। मेरी यात्रा का इंतजाम कर दे बेटा। रवि अभी कुछ कह पाता उससे पहले ही वहां कविता आ जाती है। कोई जरूरत नहीं इस फिजूल खर्ची की, अभी वैसे भी तंगी चल रही है। कुछ दिनों बाद जब पैसे आ जाएंगे तब देखा जाएगा। रवि भी कुछ न बोल पाया। सावित्री देवी वहां से उदास होकर चली गई। उसी रात, देखो तुम्हारी माँ की ख्वाहिशें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। आज बद्रीनाथ की यात्रा के लिए बोल रही थी, कल कहेंगी कि चारों धाम की यात्रा करनी है। मेरी मानो तो इन्हें शहर के वृद्धाश्रम में भेज दो। वहां ये अपने जैसे लोगों के बीच रहेंगी और वृद्धाश्रम वाले भी साल में एक बार तीर्थ यात्रा के लिए ले ही जाते हैं। रवि भी रोज रोज के इन घर के कलहों से उकता सा गया था। उसे भी कविता की बात अच्छी लगी। इसके कुछ दिनों बाद ही दोनों सावित्री देवी को वृद्धाश्रम छोड़ने पहुंचे। अभी वो गाड़ी से उतरे ही थे कि आश्रम का गार्ड सावित्री को देखकर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अरे सावित्री जी, आप जरूर किसी से मिलने आई होंगी। मुझे पहचाना? मैं रघुवीर। इससे पहले अनाथालय में था गार्ड है। सावित्री देवी पहले ही दुखी थी। वो अपने दिमाग पर ज्यादा जोर न दे पाई। बस गार्ड की नमस्ते का जवाब देकर आगे बढ़ गई। माँ का आश्रम में दाखिला कराने के बाद जब रवि बाहर निकल रहा था तब उसे फिर वही गार्ड मिला। क्या आप सावित्री देवी को जानते हैं? जी बहुत अच्छी तरह से। आज से 30 साल पहले मेरी नई नौकरी लगी थी शहर के अनाथ आश्रम में। सावित्री देवी वहाँ अक्सर कुछ न कुछ पैसे देने आया करती थी। एक बार उस आश्रम में किसी ने ऐसे बच्चे को छोड़ा जिसे बड़ी ही भयानक बीमारी थी। सबने सोचा कि अब वो नहीं बचेगा। तब सावित्री देवी ने अपनी सारी ताकत लगाकर उस बच्चे का इलाज करवाया था और उसे मौत के मुंह से बाहर निकाला था। फिर उन्होंने उस बच्चे को गोद ले लिया था क्योंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी और बेचारी के पति का भी देहांत हो गया था। रवि और कविता दोनों उसकी बातों को गौर से सुन रहे थे। रवि को लगा जैसे आज जो उसने पाप किया है, अपनी सगी माँ से बढ़कर प्यार देने वाली स्त्री के साथ, उसकी वजह से वो खुद की नजरों में ही गिर गया है। वो अब किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। वो वापस आश्रम में जाने लगा। कहाँ जा रहे हो? अपनी माँ को लेने। मगर बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। अब मेरी माँ मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। और खबरदार, जो मेरी माँ को जरा सी भी तकलीफ दी ना तुमने। नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं माँ को जरा भी तकलीफ नहीं दूंगी। इसके बाद दोनों सावित्री देवी को लेकर वापस घर आ जाते हैं और सावित्री के जीवन में खुशियाँ फिर से लौट आती हैं। कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।